तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज। और आज जिस सब्जेक्ट के हम करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं वो है सोशल इश्यूज। ना देखो, ये करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज आपके तभी काम आएगी अगर आप इसे अपनी डेली हैबिट बना लो, अगर आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। हर रोज ये लेक्चर शाम को 6 बजे आएगा। आपने ये लेक्चर देखना है, 30 मिनट से कम का लेक्चर होगा और 15 मिनट आपने लगाने हैं नोट से रिविजन करने में, जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बस 45 मिनट्स में आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप इसे अपनी डेली हैबिट बना दो। और पता है कब तक बनानी है? जब तक एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। क्योंकि जैसे ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी और आपने ये डेली हैबिट बनाई होगी, आप बहुत सारे स्टूडेंट से ऑलरेडी बहुत आगे होगे। ठीक है, तो इसीलिए मेक दिस लेक्चर सीरीज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। इट शुड बी अ डेली हैबिट ऑफ योर्स। चलो फिर सोशल इशू से रिलेटेड करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर अडू, विदाउट फर्दर डिले। लेट्स बिगिन। सो करंट अफेयर्स सोशल इश्यूज जुलाई पार्ट 1, और ये रहे हमारे आज के टॉपिक्स। द स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ करप्शन। ये बड़ा फैसिनेटिंग सा आर्टिकल आया था। इस आर्टिकल के हिसाब से जब करप्शन होती है तो उस इंसान की गलती नहीं होती जिसने करप्शन की है, पूरे सिस्टम की गलती होती है। तो क्या है ये? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस क्वेश्चंस के लिए। फिर हम बात करेंगे, कुछ न्यूज आई थी डेवलपमेंट से रिलेटेड, डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब से रिलेटेड। ये जो ट्राइब्स हैं इनकी ऑलरेडी बहुत हालत खराब है और इन पे जो फंड्स भी सरकार स्पेंड करती है वो इन तक पहुंचते नहीं है। तो कौन सी हैं ये ट्राइब्स, इनकी क्यों इतनी बुरी हालत है और क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम इनको डेवलप नहीं कर पा रहे। और लास्ट जो स्कीम है, जो लास्ट टॉपिक है, वो है जियो पारसी सेंट्रल स्कीम। ये एक सेंट्रल स्कीम है पारसी रिलीजन के लिए, पारसियों के लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन गिरती जा रही है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि आने वाले समय में शायद पारसी खत्म ही हो जाएंगे। तो उनके नंबर्स को, उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जियो पारसी स्कीम। ठीक है, तो चलो फिर ये 3 टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने पूरी अपनी अटेंशन देनी है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग देम वन बाय वन, स्टार्टिंग विद टॉपिक नंबर 1 एंड दैट इज स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ करप्शन। देखो, कहा यह जाता है कि जब भी समाज में बहुत ज्यादा करप्शन होती है ना, सिस्टम में बहुत ज्यादा करप्शन होती है, तो इंडिविजुअल्स की इतनी गलती नहीं होती जितनी पूरे के पूरे सिस्टम की होती है। बहुत सारे बड़े बड़े थ्योरिस्ट, इनफैक्ट कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में ये कह गए हैं कि सिस्टम का अगर डिजाइन ही ऐसा है ना कि जिससे करप्शन इंसेंटिवाइज होती है, तो अच्छे लोग भी करप्ट होंगे। और अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छे से डिजाइंड है तो बुरे लोगों को भी करप्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, वो भी अच्छे बनेंगे। यहां पे इंसान की मोरालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, एथिक्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम है सिस्टम के डिजाइन की। ठीक है, अब जब इंडिया के सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया में सिस्टम ही ऐसा डिजाइंड है कि करप्शन होती ही होती है। कोई इंसान सर्विसेज ये सोच के अगर ज्वाइन नहीं करता ना कि मैं करप्शन करूंगा, वो ये सोच के ज्वाइन करता है कि मैं ईमानदारी से चलूंगा, वो भी 5-6 सालों में करप्शन करता पाया जाता है। ये है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि सिस्टम की गलती है। अब यहां पे 2 थ्योरिस्ट की हम बात करेंगे जिन्होंने थ्योरी दी है सिस्टम के ऊपर कि कैसा आपका सिस्टम होना चाहिए जिससे करप्शन कम से कम हो। एक तो वेस्टर्न थ्योरिस्ट हैं रॉबर्ट क्लिटगार्ड, और दूसरे हैं हमारे अपने चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। दोनों के क्या पॉइंट्स हैं, दोनों के क्या व्यू पॉइंट्स हैं करप्शन को लेके, उस पर हम बात करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में जब आप कौटिल्य का नाम डाल दोगे, करप्शन पे कोई क्वेश्चन आ गया, या रॉबर्ट क्लिटगार्ड का नाम डाल दोगे, तो काफी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो फिर। सो स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ करप्शन। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है कि एक तो होती है सिंपल लो लेवल ब्राइबरी, वो कहीं भी आप नहीं रोक सकते, वो तो हर जगह होती है छोटी मोटी। पर जब करप्शन वाइड स्प्रेड हो जाए, बड़े बड़े लेवल पे भी हो, छोटे छोटे लेवल पे भी हो, छोटे बड़े लेवल पे भी हो, तो कुछ सिस्टम में ही खराबी है। ठीक है, देखो, पुराना व्यू क्या था जिसे हम लेगेसी व्यू कहते हैं कि ये ना मोरालिटी का इशू है, करप्शन एथिक्स का इशू है। तभी सिविल सर्विसेज के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें एथिक्स का भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, आपके सिलेबस में। सोचा ये गया था, लेगेसी व्यू ये था कि ये एथिक्स का सवाल है, ये मोरालिटी का सवाल है, ये पर्सनैलिटी का सवाल है, पर्सनल होता है। पर अब बहुत सारी ऐसी थ्योरी सामने आ रही हैं जो कह रही हैं ये पर्सनल चीज का सवाल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है। आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा डिजाइंड है कि नॉर्मल अच्छा खासा बंदा भी करप्शन करता पाया जाता है। अब पहले इन थ्योरिस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। सबसे पहले रॉबर्ट क्लिटगार्ड ने अपना फॉर्मूला दिया था, बड़ा फेमस फॉर्मूला है इनका। फिर हम चाणक्य की बात करेंगे। ठीक है,
पर रॉबर्ट क्लिटगार्ड ने बड़ा ही फेमस अपना फॉर्मूला दिया था। ये बहुत बड़े थ्योरिस्ट हैं ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। और उन्होंने क्या कहा था, ये इक्वेशन देखना, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रेशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। उस महकमे का अधिकारी ज्यादा करप्ट होने के चांसेस हैं जहां पे उसके पास मोनोपोली है पूरी। मान लो एक अधिकारी है जिसका काम है कि सब्सिडीज देनी है गरीब लोगों को, उसी डिपार्टमेंट का काम है। अब अगर उस अधिकारी को आपने मोनोपोली दे दी कि सिर्फ उसी के साइन पे सब्सिडी जाएगी, ठीक है, और साथ साथ आपने उसे डिस्क्रेशन भी दे दी। डिस्क्रेशन मतलब पर्सनल डिसीजन मेकिंग, कि वो कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है कि ये होगा, किसी की इनकम इससे कम है तो हम इसको सब्सिडी देंगे, कुछ फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से दे रहा है। डिस्क्रेशन और अकाउंटेबिलिटी माइनस करी है उन्होंने, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि अगर कोई जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, कोई जवाबदेही नहीं है, तो जहां ये तीन चीजें होंगी वहां करप्शन की मात्रा ज्यादा होगी। आपके सिस्टम्स में अगर किसी अधिकारी के पास मोनोपोली है, यहां सब्सिडी तो छोटा एग्जांपल हो गया, एक अधिकारी है जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस देता है और उसी के साइन पे इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब उसी को आपने पूरी मोनोपोली दे दी, पूरी डिस्क्रेशन दे दी, कोई उसकी जवाबदेही नहीं है, तो वो तो मतलब उसको तो बड़े बड़े सेठ लोग ब्राइब देंगे ताकि उनको लाइसेंस मिल जाए। ये फॉर्मूला दिया था। अब आ जाते हैं कौटिल्य में। कौटिल्य का ना बड़ा फेमस सूक्त है, बहुत फेमस कोट है उनका, अर्थशास्त्र ही उन्होंने लिखा है ना कौटिल्य का फेमस। उसमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार पानी के अंदर तैरती मछली को आप नहीं बता सकते कि वो कितना पानी पी रही है, ठीक है, आप नहीं बता सकते, उसी प्रकार कोई महकमा है जिसमें कोई अधिकारी है जिसको आपने कंप्लीट फ्रीडम दी हुई है, आप नहीं बता सकते कि वो कितने पब्लिक फंड्स अपने घर लेके जा रहा है और कितने लोगों में बांट रहा है। किसी अधिकारी को आपने पूरा दायित्व दे दिया पब्लिक फंड्स का कि वही मैनेज करेगा, वही सब कुछ करेगा, तो आप चेक ही नहीं कर सकते कि वो कितना घर लेके जा रहा है। इसीलिए कौटिल्य ने कहा है कि आप जो भी सिस्टम डिजाइन करो उस पे मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। जो ये अधिकारी है जो लाइसेंस दे रहा है, हर महीने इसका ऑडिट होगा, है ना, ऐसे ही मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस हो। कौटिल्य ने कहा है मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस हो, सिस्टम ऐसा हो जिसमें मोनोपोली ना हो, पर्सनल डिसीजन मेकिंग ना हो, और बात बात पे उसकी जवाबदेही हो, उसको कभी भी आप कटघरे में खड़ा कर सकते हो, है ना। ऐसे सिस्टम बनाने को कौटिल्य ने भी कहा है, मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस। नाउ इंडिया में करप्शन 3 एरियाज में बहुत ज्यादा देखी जाती है, ठीक है, 3 डायमेंशंस हैं। एक तो सबसे ज्यादा हम पॉलिटिकल डोमेन में देखते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग, बहुत सारा ब्लैक मनी इनके पास पहुंचता है, और वो जो ब्लैक मनी पहुंचता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास और पॉलिटिकल पार्टीज उससे इलेक्शन जीत जाती हैं, तो नेचुरल सी बात है जिन्होंने वो पैसा पहुंचाया है वो कुछ फेवर्स डिमांड करेंगे उन पार्टी से, तो यहां देखा जाता है बहुत ज्यादा। फिर ब्यूरोक्रेटिक सरकारी दफ्तरों में देखा जाता है बहुत ज्यादा, और फिर मार्केट में देखा जाता है। मार्केट में कहां, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फर्म्स हैं, ये सरकार से कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए सरकार को ब्राइब करती हैं, अधिकारियों को ब्राइब करती हैं, जिससे बड़ी कंपनीज जो बिग फर्म्स हैं उन्हें फायदा हो जाता है और छोटी कंपनीज को कोई फायदा नहीं होता। हम तो कहते हैं ना कि जो मार्केट है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा उसी का प्रोडक्ट बिकेगा। अगर छोटी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो वो जीत जाएगी। पर जब आपने सिस्टम ही रिग कर दिया, बड़ी कंपनियां ऑफिशियल्स को ब्राइब करके रखती हैं, तो छोटी कंपनीज कभी जीत नहीं पाएंगी। यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है मार्केट में। इसे हम पता है क्या कहते हैं, ये वर्ड याद रखना, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का अर्थ पता है क्या है, का मतलब है कि अनहोली नेक्सस बिटवीन पब्लिक ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन और बाबुओं का या पॉलिटिशियनों का ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी नेक्सस, इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। ये 3 जगहों पे देखा जाता है। अब क्या इंडिया ने कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो करप्शन पे चेक रखेंगे? बिल्कुल बनाए हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और हर एक स्टेट में होता है स्टेट विजिलेंस कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सीवीसी एक्ट के तहत बनी थी, और जहां तक करप्शन विजिलेंस के मामले होते हैं उसमें सीबीआई भी इनके अंतर्गत आती है। फिर सीएजी है, सीएजी को तो हम कहते ही हैं गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, कि सरकारी पैसा ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, लॉफुली खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सीएजी का काम है ना। ये ऑडिट करता है,
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर हमने लोकपाल और लोकायुक्त बनाए हुए हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। ये मिनिस्टरों से लेके एमपी तक किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये 3 मेजर एजेंसीज हैं। फिर भी करप्शन है। क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी भी? सबसे पहले तो सेकेंडरी एक्सटॉर्शन ट्रैप, ये बहुत ज्यादा फेमस हो रही है चीज। देखो, हमने कहा था जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया ना, जब से सब्सिडी आपने डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में डालनी शुरू कर दी है, सारे सरकारी अधिकारी जो मिडलमैन थे उनको हटा दिया है, तो अब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है, तो करप्शन कम हुई है। पर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में किसके जाता है? बेनिफिशियरीज की। और बेनिफिशियरीज की एक लिस्ट होती है। ये जो लिस्ट प्रिपेयर करता है वो भी तो सरकारी अधिकारी है। अगर आप इसे पैसे खिलाओगे तो वो आपका लिस्ट में नाम डाल देगा, चाहे आप योग्य नहीं थे। और अगर आप नहीं खिलाओगे तो आपका सरकारी लिस्ट से नाम निकाल देगा, आपके अकाउंट में सब्सिडी नहीं आएगी। ये बहुत देखा जा रहा है। ठीक है, डिस्पाइट टेक्नोलॉजी फिर भी करप्शन हो रही है। फिर वीक विसल ब्लोअर सेफगार्ड। विसल ब्लोअर किसे कहते हैं? जो पर्दाफाश करता है कि यहां करप्शन हो रही है। तो विसल ब्लोअर्स की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इन्हें थ्रेट्स आते रहते हैं। अब इंडिया में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, पर वो एनफोर्स अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये है। प्लस करप्शन जब होने वाली होती है तब नहीं हम पकड़ते, जब हो चुकी होती है, 1-2 साल बीत चुके होते हैं, तब ऑडिट में पकड़ी जाती है। तो हमें ऐसे मैकेनिज्म्स भी लेके आने पड़ेंगे जिससे हम प्रीएम्प्टिव करप्शन रोक सकें, प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंटिव मेजर्स, ना कि क्यूरेटिव मेजर्स के या होने के बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम क्या कर सकते हैं? प्रीएम्प्टिव के लिए हम ना एआई यूज कर सकते हैं। सबके बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट के थ्रू झोल कर रहे हैं, वो आप कर सकते हो। पब्लिक प्रोक्योरमेंट वगैरह में एआई सिस्टम्स को यूज करके आप देख सकते हो कि कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कहीं, वो है। फिर इंट्रोड्यूसिंग अ पीयर ड्रिवन इंटेग्रिटी स्कोर। आपने देखा होगा जब आप उबर करते हो, ओला कैब करते हो, जोमेटो से डिलीवरी मंगवाते हो, तो उसमें रेटिंग का सिस्टम आता है कि आप अपने राइडर को रेट कर दो। क्या हम ये रेटिंग सिस्टम पब्लिक ऑफिसेज में नहीं ला सकते? क्या आप किसी सरकारी दफ्तर गए, वहां पे किसी अधिकारी से आपने बात करी, आपको उसका व्यवहार पसंद नहीं आया या उसने थोड़े पंगे किए, तो आप घर आके किसी ऐप में जाके उसकी रेटिंग कम कर दो। इससे अकाउंटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी? ये करना चाहिए। प्लस बहुत सारे अधिकारी ना करप्शन करना नहीं चाहते, पर उन पे पॉलिटिशियनों का दबाव होता है, नहीं तो पॉलिटिशियन उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। तो आप इंडिपेंडेंट ट्रांसफर बोर्ड ये बनाओ। पुलिस में तो ये काफी देखा जाता है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है। दैट्स अबाउट इट। मेक सेंस? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, जिसका नाम है डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स। अब देखो, ध्यान से सुनना, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या है कि जब ब्रिटिशर्स यहां पे थे ना, तो उन्होंने ना कुछ ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं? जो एक जगह सेटल नहीं होती, बस घूमती रहती है। कुछ ट्राइब्स को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दे दिया था, यानी कि वो पूरी की पूरी ट्राइब ही क्रिमिनल है। किसी ने क्राइम करा भी नहीं है उस ट्राइब में अगर, तो भी उसे क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा। कोई बच्चा उस ट्राइब में पैदा होता है, वो बाय बर्थ क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा, चाहे उसने कोई क्राइम नहीं किया है। इसे हम कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और ब्रिटिशर्स ने कई ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स कह दिया था, और उसके तहत उनको हर महीने पुलिस स्टेशन आना पड़ता था। कोई एरिया में कोई भी अगर क्राइम हुआ है तो सबसे पहले सस्पेक्ट के तौर पे उन्हें पकड़ा जाता था। उनकी रेगुलर चेकिंग, हरासमेंट सब होती रहती थी। ठीक है, ये तो बड़ा अनफेयर सा सिस्टम है। क्राइम होने से पहले ही आप पनिश कर रहे हो लोगों को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि ये ट्राइब ही क्रिमिनल है। ठीक है, इसीलिए इंडिया जब आजाद हुआ ना, तो ये बड़ी गंदी प्रैक्टिस को हमने खत्म करा। हमने इन क्रिमिनल ट्राइब्स, जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहते थे, इन्हें डीनोटिफाई कर दिया। ठीक है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स इन्हें कहना शुरू कर दिया, तब से इन्हें डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। क्लियर? अब चक्कर ये है कि आज भी इतने सालों से, ब्रिटिशर्स के टाइम से इनकी एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी। वो एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा ये है कि आज भी इनके हालात बहुत पिछड़े हैं। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि हमने इतना पैसा खर्च किया हुआ है, इतना पैसा एलोकेट किया हुआ है, वो पैसा सरकारी दफ्तरों में ही पड़ा है, इन तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, वो इश्यू है। तो पहले तो हम ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स को देखेंगे। ठीक है, ये कौन सी हैं, क्यों इनके हालात आज भी पिछड़े हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इनको एम्पावर करने के लिए। ठीक है, चलो फिर फटाफट से देखते हैं। सो डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की रिपोर्ट थी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज के लिए जो पैसा मिला था, वो पैसा इन तक पहुंच नहीं रहा है। अब सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ये जो डीएनटीज हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, ये आई कैसे वजूद में। ठीक है,
तो इनका वजूद ये है कि कॉलोनियल टाइम्स में इन्हें बॉर्न क्रिमिनल्स का दर्जा दे दिया, पूरी की पूरी ट्राइब क्रिमिनल है। और उसके लिए आपने निकाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में, और उसमें ट्राइब्स के नाम लिखे हुए थे जिन्हें क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा। उस ट्राइब के लोग जहां भी मिलेंगे, पुलिस वाला उन्हें कभी भी पकड़ सकता है, हरास कर सकता है, क्योंकि पहले ही मान के चला जाता था कि वो क्रिमिनल है। ठीक है, और इसके पीछे रीजन, मोस्ट ऑफ दीज ट्राइब्स वर नोमैडिक। वो एक जगह सेटल ही नहीं होती थी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती थी। इंडिया में ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, गुज्जर बकरवाल कश्मीर में है, बंजाराज हैं, बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं। तो नोमैडिक ट्राइब्स को कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा मुश्किल था, और कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर एक जगह ठहरेंगी नहीं तो इन पे टैक्सेस नहीं लगा सकते, लैंड टैक्स वगैरह वगैरह, कोई टैक्स नहीं लग सकता, इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर कोई क्राइम हो गया ये तो उस एरिया में होंगे ही नहीं तब तक। तो कंट्रोल करने के लिए आपने इन्हें बोला कि सेटल हो जाओ एक जगह पे, पर इनका तो कल्चर ही नहीं था सेटल होने का, तो इन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। अब इंडिया आजाद हो गया। इंडिया जैसे ही आजाद होता है, एक कमिटी बैठती है, अयंगर कमिटी। वो ये बोलती है कि ये बहुत बुरी लेगेसी है कॉलोनियल, इसे हटाओ। इस कमिटी की रिकमेंडेशंस पे 1952 में इन्हें डी नोटिफाई किया जाता है। इन्हें क्रिमिनल नोटिफाई किया था ना, अब डी नोटिफाई कर दिया। तब से इन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब बोला जाता है, और हिंदी में विमुक्त जाति, विमुक्त जाति कहा जाता है। ठीक है, अब आपने इन्हें डी नोटिफाई तो कर दिया, अब इन्हें क्रिमिनल कंसिडर नहीं किया जाएगा। पर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी, स्टेट्स जिन्होंने अपने राज्यों में, स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक लॉ निकाले हुए थे अलग अलग, जिसका नाम रखा हुआ था हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। हैबिचुअल ऑफेंडर्स मतलब जो बार बार क्राइम करता है। अब इस हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के तहत आपने नाम चेंज कर दिया, पर वही प्रोविजंस यूज कर लिए क्रिमिनल ट्राइब्स के। तो सेंटर से तो डी नोटिफाई हो गए, कई स्टेट्स में इन्हें फिर भी रखा। खैर, अब ये सिचुएशन हट चुकी है, पर 60-70s में बहुत थी। तो इसीलिए इतने सालों की एक्सप्लॉयटेशन के बाद इनके हालात बहुत खराब हो गए। ठीक है, अब सरकार ने 80s 90s से इनको डेवलप करने की बहुत कोशिश कर ली, पर फिर भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मल्टी लेयर्ड एक्सक्लूजन। पहली बात तो सरकार डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए स्कीम्स निकालती है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। अब ये जितनी भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनको किसी एक कैटेगरी में बांटा ही नहीं जा पा रहा। कहीं ये एससी हो रहे हैं, कहीं एसटी हो रहे हैं, कहीं ओबीसी हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए वो स्कीम्स मिल नहीं पा रही है इन्हें, स्कीम्स का बेनिफिट। फिर इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये एक जगह पे सेटल नहीं होते। आधार कार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड पे भी तो रेजिडेंस का प्रूफ होता है, रेजिडेंस ही नहीं है इनका, इनका कल्चर ही नहीं है वो। तो ये प्रॉब्लम है। आधार, वोटर कार्ड, सब जगह एड्रेस होता है, वो प्रॉब्लम है। फिर बहुत सारे सरकार की तरफ से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन प्लस योर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, पर इनके पास कौन सा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होगा? ये एक जगह पे होते ही नहीं है, परमानेंट इनका बेस ही नहीं है, ना बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कैसे? देखो, आपके बैंक अकाउंट में भी जो सब्सिडी आती है वो बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है, इनका क्या लिंक्ड है? ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, खैर, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए ही सरकार ने बड़े प्रयास करे हैं, बहुत सारे कमीशंस बैठे हुए हैं, और उन कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट्स दी और अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि किनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। रिंके कमीशन था, इदाते कमीशन था, और डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीएनटीज जो अभी बना था। इन्होंने अपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि क्या प्रॉब्लम है, और उन्होंने अपने सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ये टेबल में सारी चीजें दी हुई हैं, ये आपके नोट्स में शेयर्ड है टेबल, तो एक रीडिंग जरूर दे देना। वही सेम सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, और ओवरऑल क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? वेल, एज पर दिस आर्टिकल, एक सेंट्रलाइज्ड आप सर्वे करा लो डी नोटिफाइड ट्राइब्स का, ठीक है, और उन्हें डीएनटी की कैटेगरी में डालो। और क्योंकि ये किसी एक स्टेट में तो है नहीं, ये मूव करते रहते हैं, तो क्रॉस स्टेट एक बायोमेट्रिक सर्वे कर लो। ठीक है, इनको अलग आइडेंटिटी कार्ड्स इशू कर दो। आधार में तो ये आएंगे नहीं, तो डीएनटी कार्ड बना दो, या सॉवरन ट्राइबल आइडेंटिटी कार्ड, अलग कार्ड्स बना दो ट्राइब्स के लिए। ठीक है, फिर इनके बच्चों की स्कूलिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए आप मोबाइल आंगनबाड़ी और टेंटेड स्कूल, जहां जहां ये जाएंगे वहां पे टेंट में स्कूल लग जाएगा ऑफिशियल, वो कर दो। प्लस ये जहां रुकते हैं वहां पे तो जैसे 6 महीने एक जगह रुकेंगे, 6 महीने दूसरी जगह रुकेंगे, दोनों के इन्हें टेम्पररी लैंड डॉक्यूमेंट्स दे दो। ये कुछ वे फॉरवर्ड है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बस। ठीक है, चलो अब हम क्विकली आ जाते हैं लास्ट न्यूज आइटम पे, विच इज जियो पारसी सेंट्रल स्कीम।
अब देखो जियो पारसी सेंट्रल स्कीम क्यों निकाली है और ये न्यूज में क्यों थी, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, जल्दी समझ आ जाएगा। देखो आपको पता है कि हमारे कंट्री में एक ऐसी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी, जो ज्यादा आपको बॉम्बे में, गुजरात में, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया है, पर ये उस जगह पे आपको ज्यादा मिलेंगे, कैलकाटा मेट्रो सिटीज में। और बड़े फेमस फेमस लोग हैं इस कम्युनिटी से, जैसे सैम मानिक शॉ, फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ, जिन्होंने 71 की जंग हमें जितवाई थी, वो पारसी कम्युनिटी से थे। जितने भी ये टाटाज हैं और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं बॉम्बे के, ये पारसी कम्युनिटी से हैं। इनके रिलीजन को कहा जाता है जोरास्ट्रियनिज्म। पारसी इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कई सौ साल पहले ईरान से आए थे, ठीक है, तो फारसी पारसी हो गया। खैर, जोरास्ट्रियनिज्म है इनका रिलीजन। अब देखो जो इंडिया में पारसी कम्युनिटी है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है डेमोग्राफिक की। डेमोग्राफिक की प्रॉब्लम ये है कि अगर एक साल में 150 पारसी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसी साल में 600 बूढ़े पारसी लोग मर रहे हैं। तो डेफिसिट है, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, आधी हो चुकी है इनकी पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस से लेके अब तक। जहां बाकी कम्युनिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनकी आधी होती जा रही है, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ कल्चरल कारण है, पर हम नहीं चाहते कि इंडिया की ये वाइब्रेंट कम्युनिटी एक समय पे लुप्त हो जाए, इसीलिए पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन फ्लरिश करे। हमने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम निकाली थी। सेंट्रल सेक्टर का मतलब 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम था जियो पारसी स्कीम। अब ये जियो पारसी स्कीम अब क्यों न्यूज में थी? ये न्यूज में अब इसलिए थी क्योंकि अब इसमें ना हम टेक इनिशिएटिव्स बहुत लेके आ रहे हैं, एप्स वगैरह और ऐप बेस्ड और सिंगल पोर्टल टेक इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, ताकि ये स्कीम अच्छे से और इंप्लीमेंट हो, जैसा हो ही रहा है सभी स्कीम्स के साथ। तो हमारा फोकस रहेगा इस स्कीम पे। पहले हम बात करेंगे कि पारसीज के साथ ये डेमोग्राफिक प्रॉब्लम क्यों है, और फिर ये स्कीम क्या है जिससे ये कुछ हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट से देखते हैं। सो जियो पारसी सेंट्रल स्कीम, तो हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जियो पारसी स्कीम हैज ट्रांजिशन फ्रॉम एडहॉक वेलफेयर मॉडल टू टेक इन्फ्यूज्ड प्रोग्रामेटिक फ्रेमवर्क। इसमें आप हेल्थ ऑफ कम्युनिटी पोर्टल, मेडिकल पोर्टल, बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिंकेजेस, टेक इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। खैर, पहले हम बात करते हैं पारसियों के साथ ये क्राइसिस क्यों है। क्या क्राइसिस है? डेमोग्राफिक क्राइसिस है, नेगेटिव नेचुरल ग्रोथ रेट है। सारी कम्युनिटीज में बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। पारसीज में उल्टा है, डेथ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट, ठीक है। 1941 के सेंसस में इनकी पॉपुलेशन थी 1,15,000 इंडिया में, आज है 57,000, आधी हो चुकी है, ठीक है। और इसके पीछे कारण क्या है? पारसी इज ना वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी है, और विद एजुकेशन कुछ चीजें देखी जा रही हैं। पारसी फीमेल्स चूज टू मैरी वेरी लेट, समटाइम्स बियॉन्ड देयर रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो इस वजह से इनका टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, बिकॉज दे मैरी वेरी लेट, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, ठीक है। या कई बार दे चूज नॉट टू मैरी ओनली, फिर ये कल्चरल इशू है। दूसरी चीज है, पारसीज में रिलीजियस कन्वर्जन नहीं है। तो अगर कोई पारसी अपनी शादी किसी नॉन पारसी के साथ कर लेता है तो उनके बच्चे पारसी कंसिडर नहीं किए जाते। कई जगहों पे अगर मेल पारसी है, फीमेल कोई और नॉन पारसी है, तो बच्चे कंसिडर होंगे, पर अगर पारसी फीमेल किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में शादी कर लेती है तो उनके बच्चे तो पारसी कंसिडर नहीं किए जाते। ये ऑलरेडी आप और कम कर रहे हो अपनी पॉपुलेशन, ठीक है। अगर इन्हें इंक्लूड कर लेते तो फिर भी पॉपुलेशन बढ़ जाती। कम से कम अगर ये हो जाए कि वो जो बच्चे हैं वो पारसी कल्चर में ही बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें पारसी कंसीडर करना चाहिए, पर नहीं करते पारसी रिलीजियस बॉडीज। तो ये कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब सरकार क्या कर रही है जियो पारसी स्कीम में? तो ये 3 पिलर्स हैं जियो पारसी स्कीम के, कि देखो इन्हें मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है ताकि ये ज्यादा बच्चे कर सके, आईवीएफ ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, गायनाकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट, है ना, पीडियाट्रिशियन के ट्रीटमेंट, ये इन्हें सब्सिडाइज करके मिल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों। फिर हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, डायरेक्ट मंथली स्टाइपेंड फॉर चाइल्ड केयर। बहुत सारे लोग बच्चे इसलिए नहीं करते क्योंकि शायद बच्चे महंगे पड़ रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन होता है, तो वो भी हम ख्याल रखेंगे। प्लस ये मेजर इशू, क्योंकि ये कम्युनिटी ना इतनी इकोनॉमिकली वीक नहीं है, तो इन्हें पैसे की इतनी जरूरत नहीं है। मेन कल्चरल ये फैक्टर है, तो डेमोग्राफिक अवेयरनेस कम्युनिटी लीडर्स के थ्रू यही करा जा रहा है जियो पारसी स्कीम, ठीक है। बाकी स्कीम से पहले ये हालात थे, सेकंड कॉलम में दिया है। स्कीम के बाद स्कीम से पहले जब स्कीम में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पेपर वर्क था, तो ये हालात थे, पेपर बेस्ड था। और अब टेक्नोलॉजी डालने से, एप्स डालने से
बेनिफिट हो गया। ये कॉलम भी आपके, ये टेबल भी आपके नोट्स में दिया हुआ है, तो इसे भी लिख लेना। और आप ही के नोट्स में एंड में ये लिखा हुआ है पॉलिसी पैराडॉक्स। वो पता क्या है? सरकार इतना पैसा लगा रही है, इतना टेक्नोलॉजी लगा रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा पैसा झोंक रही है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी झोंक रही है, पर मुद्दा तो ये कल्चरल है। तो शायद सिर्फ इससे सॉल्व नहीं होगा, ये कल्चरल मुद्दा है, कल्चर में चेंज से ही सॉल्व होगा। अगर डिसीजन ही ले लिया ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं, तो फिर वो तो होएगा, क्या कर लोगे आप टेक्नोलॉजी मनी देके, है ना? तो ये चीज है। स्टिल ये स्कीम के फिर भी कुछ फायदे हुए हैं, तो हमें चलानी जरूर चाहिए, पर कल्चर पे भी काम करना चाहिए। मेक सेंस? चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड आई एम श्योर इट हैज एडेड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, बट इट विल एड मोर वैल्यू अगर आप इसे अपने डेली हैबिट बना लेते हो, डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हो। सिर्फ 45 मिनट्स लगाने हैं, लेक्चर भी देखना है, नोट से भी रिवाइज करना है। नोट से रिवाइज करना मत भूलना, नहीं तो ये करंट अफेयर्स यूं भूल जाओगे। हमने कम से कम एग्जाम तक तो याद रखने हैं, तो इसीलिए नोट से भी रिवाइज करना। चलो फिर, on that note, I shall take your leave with the promise of seeing you again with another set of news items. Thank you, everyone.